Good morning, students. We will discuss chapter 1 on equality, class 7th, civics. Okay. हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है. इंडिया में डेमोक्रेसी होने से सभी लोगों को इक्वल माना गया है. कि रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी कि हर पर्सन को इक्वल माना गया है. दिस मीन्स डेट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, यानी कि इस कंट्री में जो भी इंडिविजुअल है, मतलब कैसे भी रह रहा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग इक्वल हैं. जो भी यहाँ इंडिविजुअल रहते हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजियंस, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. यानी कि कोई भी पर्सन हो, जो चाहे यहाँ पे इंडिविजुअल रह रहा हो या इस कंट्री में वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से वो फॉलो करता हो, या कोई भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, इससे इट मीन्स ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. या उसकी कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, जैसे कि गरीब है या अमीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग इक्वल हैं. दिस इज़ नॉट टू से दैट इन इक्वलिटी केस टू एग्जिस्ट, कि ऐसा नहीं है कि इस वजह से जो भी ये अनइक्वालिटी है, ये केसेस नहीं हैं. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं किया जा रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग समान हैं. बट इसका मतलब ये तो है नहीं कि अनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. तो ऐसा नहीं है कि अनइक्वालिटी आज भी देखने को मिल रही है, बट अपनी कंट्री में तब एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, इसमें द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड, कि यहाँ पर सभी लोगों को, यहाँ के प्रिंसिपल्स के सामने सभी लोगों को इक्वल माना जा रहा है और सभी लोगों को इक्वलिटी का दर्जा दिया जा रहा है. वाइल आइदर no law exists to protect people from discriminations and ill treatment, यानी कि आज के कानून के सामने हर एक को सेम इक्वलिटी दी जाती है. बट इन लॉज, इन कानून से पहली बात अगर हम करें तो ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होने से या डिफरेंसेस से या इल ट्रीटमेंट से बचा सकता है. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू see that people are treated with dignity and as equals. That means बुरे व्यवहार से, यानी बैड ट्रीटमेंट से, और आज के समय में सेवरल्स ऐसे नियम, प्रिंसिपल्स, कानून बन चुके हैं कि इन लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है और हर किसी को इक्वल ही ट्रीट करना है, और इक्वलिटीज़ हर किसी के लिए हैं. ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग हर पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिलोंग कर रहा हो, उसे हम इक्वल ट्रीटमेंट ही देंगे. ठीक है, तो दिस रिकॉग्नाइजेस ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो इक्वलिटी के इक्वलिटी की पहचान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न हैं, जिनमें से हम जो बात करेंगे वो हम 4 लॉज की बात करते हैं. तो फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. इट मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर पर्सन लॉज हमारे कानून के सामने इक्वल है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको कि वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, या किसी भी इक्वल मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. आप सभी इक्वलिटी ट्रीट किए जाएंगे, हर किसी को हम इक्वलिटी ट्रीट करेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट है यहाँ का, चाहे वो डेमोक्रेटिक वर्कर है. डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो अभी कांता, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, कांता के बारे में हमने पढ़ा था. तो चाहे वो डोमेस्टिक पर्सन है और चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट है, हम हर किसी को एक ही इक्वल ट्रीटमेंट ही देंगे. सभी लोगों को यहाँ पर लॉस को मानना पड़ेगा और सारे जो भी हमारे कानून हैं उनको ओबे करना पड़ेगा. सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल.
यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस उनकी जाति के, धर्म के या प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ पैदा हुए हैं वो, या मेल या फीमेल के नाम पर नहीं होगा। सभी को यहाँ इक्वल ही रखा जाएगा। एंड थर्ड, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। यानी कि जो हम थर्ड प्रोविज़न है कि यहाँ रहने वाले हर पर्सन को एवरी पब्लिक प्लेस पर जाने का अधिकार होगा, उसका राइट्स होगा, वो हर प्लेस पर जा सकता है, जैसे प्लेग्राउंड है, होटल है या शॉप्स हैं, वहाँ जाने का अधिकार है। कोई भी वहाँ पर जाने को आपको नहीं रोक सकता है। और ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट। यानी कि जो भी सभी लोगों के लिए होते हैं वो चीज़ें, पब्लिकली जो चीज़ें होती हैं उन्हें हर कोई यूज कर सकता है, जैसे कि कुआं होता है, रोड है, बाथिंग घाट्स हैं, ये सभी लोग इनको यूज कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा। जैसे पहले किया जाता था कि जो दलित लोग होते थे उनको मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी, या वो एक ही टैप से पानी नहीं पी सकते थे, तो ऐसा आज के लॉज में कुछ नहीं है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है इसे कानून से हटा ही दिया गया है, इसे अब कोई भी नहीं मानता है। नेक्स्ट, the two way in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first thought law and second thought government programs or schemes to help disadvantaged communities। यानी कि गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके निकाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, मतलब उसने दो तरीके ऐसे बनाए हैं कि मतलब जो ये इक्वलिटी बना कर रही है गवर्नमेंट, ये इक्वलिटी होनी चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके बनाए हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और सेकंड गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स ऐसी बनाई हैं जिसके डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लोगों को हेल्प मिलेगी, ऐसे कम्युनिटीज़ के लोगों को हेल्प मिलेगी। उन्हें इंडिया में कुछ ऐसे उन्होंने इंडिया में कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं कि एवरी पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, चाहे वो दलित हो या किसी भी कास्ट रिलीजन से हो, कि उसके राइट्स जो होंगे उनको वो प्रोटेक्ट कर सके, और लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार होता था वो नहीं हो, और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट सेटअप करती है बहुत सारे स्कीम्स को, बहुत सारी जो उसने नियम बनाए हैं उनको, और देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीट इक्वलिटी। और कुछ मतलब हर किसी को एक तरह से बिल्कुल एक ही तरह से उसको वो इक्वल ही ट्रीट करे। इन एडिशन टू लॉ, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several countries। यानी कि कुछ स्कीम भी गवर्नमेंट ने बनाई हैं जिससे ये मोस्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ और कुछ इंडिविजुअल्स की लाइफ को सुधारा जा सके, क्योंकि उनके साथ बहुत सालों से बैड ट्रीटमेंट हो रहा है और उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है। तो दीज स्कीम्स टू ensure greater opportunity for people who have not had that this in the past। यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर पीपल, इन पीपल्स के लिए हु हैव नॉट हैड दिस इन दी पास्ट, कि ये स्कीम्स इंश्योर करती हैं कि इन लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और इन लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मतलब मिलेगी, और ताकि जो इनके साथ पास्ट में हो रहा है वो आगे इनके साथ नहीं होगा। यानी कि जो भी इनके साथ पास्ट में होता रहा है, मतलब इनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता रहा है, वो आगे से नहीं होगा। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, उनमें से एक स्कीम है, फर्स्ट स्कीम जो थी वो थी मिड डे मील की, यानी कि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलेगा, ठीक है। मीन्स अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे तो उनको मिड डे मील यानी कि खाना भी मिलेगा ही। तो दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुकड लंच। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो ये स्कीम है कि स्कीम का जो प्रोग्राम है वो ये है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री जो स्कूल हैं उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी ये स्कीम, और यहाँ बच्चों को कुकड लंच मिलता है, मतलब पका हुआ खाना, बना बनाया खाना यहाँ पर मिलता है। और
तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, यानी कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर ये स्कीम लागू की गई थी, तो तमिलनाडु में इस स्कीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। और आफ्टर डैट द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। और गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट को कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो भी उनके मतलब क्षेत्र में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैं वहाँ ये स्कीम लागू कर दे विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर मिड डे मील जो स्कीम है वो हर गवर्नमेंट स्कूल में लागू की जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट, और इस प्रोग्राम के बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। और जो इसमें टीचर्स कहाँ थे हम, these include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। और इसके इफ़ेक्ट भी अच्छे आए थे, जो बहुत पुअर बच्चे थे वो स्कूल में आने लगे थे और वे स्कूल में इनरोल होने लगे, स्कूल को डेली अटेंड करने लगे। और इस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स रिपोर्ट दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफ्टन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बिगिन प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो टीचर्स भी ऐसा बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले चिल्ड्रंस वुड ऑफ्टन टू गो होम फॉर लंच, मतलब लंच के लिए वो स्कूल आए और फिर लंच के लिए चले गए, और जब वो लंच के लिए घर जाते थे तो वो वापस स्कूल में नहीं आते थे। और जब से ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई है तो उनकी अटेंडेंस जो है इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि अब वो स्कूल में ही रहते हैं, अब वो लंच करने घर जाते ही नहीं हैं, तो वो वापस तो आएंगे, कोई सवाल नहीं बनता जब वो जाएंगे ही नहीं। तो इससे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई है। तो इसमें जब जो मिड डे मील से चिल्ड्रंस की जो अटेंडेंस थी वो इम्प्रूव हुई, और देयर मदर, उनकी जो मदर्स थी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनकी मदर्स हैं, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रंस एट होम ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब वो दिन में चली जाती थी वर्क करने के लिए तो उन्हें दोपहर में अपने बच्चों को फीड करा, मतलब खाना खाने के लिए देने के लिए उन्हें लंच तैयार करने के लिए आना पड़ता था। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, और इस काम की भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही कि वो दोपहर में लोड कराएं बच्चों को खाना खिलाने के लिए। इस चीज़ से वो फ्री हो गई, बिकॉज गवर्नमेंट पका हुआ खाना बच्चों को प्रोवाइड करा रही है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो help reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। इस प्रोग्राम से कास्ट प्रेजुडिस भी ख़त्म होती है, क्योंकि दोनों लोअर और अपर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर इस मील को खाते हैं। और जो मतलब ये भी जो सिस्टम था इसका इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि ये चीज़ कम हो जाती है। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी भी बहुत सारी जगह पर है ये, लेकिन इसमें बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। दलित वुमेन हैड बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, मोस्टली जगह पर क्या होता है कि दलित वुमेन को यहाँ पर जो मतलब मील तैयार करती है उसको मील तैयार करने के लिए दलित वुमेन को ही मोस्ट एडवांटेज किया जाता है, उसी को रखा जाता है। और दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, मतलब उसे भी काम मिल जाता है, एम्प्लॉय बन जाती है वो यहाँ पर। और द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफ्टन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सनट्रेट बिकॉज देयर स्टोमच आर एम्प्टी, यानी कि हम दलित वुमेन को हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, यानी कि हम उसे एम्प्लॉय को रखते हैं दलित वुमेन को, तो उससे उसको भी मतलब थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, उसको वहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में रख लिया तो उसको वहाँ से पैसे मिलेंगे जिससे वो अपना लिवलीहुड अच्छे से अर्न करेगी। सेकेंडली, मिड डे मील प्रोग्राम से जो बच्चे गरीब होते थे, मतलब वो भूखे रह जाते थे, देयर स्टोमच आर एम्प्टी, उनका जो पेट था वो मतलब भूखा खाली रहता था, एम्प्टी रहता था, वे अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। दे कैन नॉट कंसनट्रेट, यानी कि वो अपनी स्टडी में कंसनट्रेट नहीं कर पाते थे। और ये सारी समस्याएं थीं जो इस बात से वो अब समस्या नहीं रहेंगी, समस्याएं यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन
इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कीम्स, ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और स्कीम्स होते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वलिटी को, अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। और जो भी मतलब हो सकता है वो प्रोग्राम्स और स्कीम से वो इक्वलिटी को अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। लेकिन आज भी नीड है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की। वाइल दी मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जबकि मतलब जो मिड डे मील प्रोग्राम हुआ है इससे पुअर चिल्ड्रंस जो स्कूल में नहीं आते थे, उनका पेट नहीं भरता था, जो अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, इस मिड डे मील प्रोग्राम से वो स्कूल में आने लगे हैं, उनकी अटेंडेंस इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है। हमारी कंट्री में, इन आर कंट्री देयर कंटिन्यूज़ टू बी बिग डिफरेंसेस इन आर कंट्री बिटवीन स्कूल्स, मतलब स्कूल्स में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में। दैट द रिच अटेंड दैट बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, यानी स्कूल भी दो तरह के हो गए हैं। एक वो जहाँ पर रिच स्टूडेंट जो मतलब रिच लोगों के बच्चे जो वहाँ पर अटेंड करेंगे, और दूसरा दैट द पुअर अटेंड, यानी कि जो पुअर लोगों के बच्चे वहाँ पर स्कूल अटेंड करेंगे। तो स्कूल भी दो तरह के हो गए हैं। और आज के टाइम पर देखा जाए तो कहीं आज भी मतलब कहीं कहीं होता है कि अवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स, मतलब कई स्कूल में आज भी देखा जाए इन आवर कंट्री इन विद दलित चिल्ड्रंस लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वलिटी, यानी कि आज भी कहीं कहीं पर दलित बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट होता जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। तो दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड, यानी कि इस आज भी दलित लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। तो इन चिल्ड्रंस को भी ऐसी सिचुएशन में फोर्स किया जाता है जहाँ इनकी डिग्निटी को इन डाउन क्रिएट किया जाता है और उनकी डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता उन्हें। अवन कुछ लोग जो हैं मतलब डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज people refuse to think of them as equal even though the law requires it, जबकि मतलब हमारा जो लॉज है वो रिक्वायर कर रहा है कि इनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, इवन थोट कानून के नियम हैं और ये सब कुछ उसके खिलाफ है कि अगर आपको उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो कानून के खिलाफ है। फिर भी ऐसा लोग क्यों करते हैं कि हम आगे देखो कंटिन्यू कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज एवरी स्लोली, इसका एक मेन रीज़न है कि जो लोगों का एटीट्यूड है वो एकदम से चेंज नहीं होता है, वो बहुत स्लोली चेंज होता है। अवन लोगों को पता होता है, अवन थोट पर्सन आर अवेयर, उन्हें पता होता है डैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, कि जो वो कर रहे हैं, जो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो लॉज के कोल्ड है, मतलब अगेंस्ट है, वो नियमों कानून के खिलाफ है। फिर भी they continue to treat people equally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women, लेकिन फिर भी वो लोगों के साथ इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं और वो ट्रीट करते हैं लोगों को उनके मतलब अनइक्वल ट्रीट करते हैं उनकी कास्ट के बेसिस पर, उनके रिलीजन्स के बेसिस पर, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, अमीर है गरीब है या मेल है फीमेल है, वो वुमेन है या मतलब इस सब के अकॉर्डिंग ही वो उनको ट्रीट करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है सब कुछ कि ये मतलब नियम के खिलाफ है। इट इज़ ओनली वैन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, और जबकि इन सबको पता होता है कि इन लोगों के अंदर से मतलब प्रेजेंट जो एटीट्यूड होता है वो ख़त्म तभी होगा जब लोग ये मान लेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं होता है ना, कि बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, कि हर पर्सन डिज़र्व करता है कि उसे डिग्निटी के साथ मतलब उसे ट्रीट किया जाए। हर किसी को मतलब अधिकार है हर किसी के साथ कि उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, वो भी डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट चाह रहा है उसे भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एंड दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, और ये प्रेजेंट एटीट्यूड को उन्हें चेंज करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज इट
continued struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, यानी कि इस बुक में अभी आगे आप बहुत कुछ इसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे। और सब लोग जो ये इक्वलिटी को ट्रीटमेंट मतलब जो डिज़र्व करते हैं और वो उनको नहीं दे रहे हैं, वो भी डिग्निटी को रेस्पेक्ट के साथ, अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, यानी कि एक स्ट्रगल चल रहा है कि सबके साथ इक्वल ही ट्रीट किया जाए। और यही चीज़ें हम आगे इस बुक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसे अब यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को। आगे चैप्टर हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।